हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रीनू। और आज जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी सेल का, जिसे नाम दिया गया है न्यूक्लियस। आप सब लोग जानते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, या सेल के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको गवर्न करता है, इसलिए हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। उसके अलावा हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, और वो हेरिडिटरी मटेरियल सेल से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। तो इसलिए न्यूक्लियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, कब डिस्कवर किया गया था, उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि मैं जल्दी ही एक और न्यू चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि जीके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, और वो जो न्यू चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ उसको जो ये जो हमारा वीडियो है इसको लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, जिससे कि आपको उसका लिंक मिल सके। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो देखिए, अभी तक हमने सेल के बारे में जो पढ़ा है उसमें हमने देखा कि सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के को डिस्कवर किया सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, नहीं यानी न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वहाँ प्रेजेंट होता है, किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। शेप की अगर हम बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, या फिर वो लोब्ड भी हो सकता है। लोब्ड का मतलब होता है कि इस तरह के उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सकते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है? डब्ल्यूबीसीज, ह्यूमन डब्ल्यूबीसीज की अगर आप बात करें, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, और ब्लड के साथ जो सेल्स होती हैं उनमें से डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मल्टी लोब्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट हो सकती है। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ होता है 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक, और क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है इसलिए ये प्रोमिनेंट साइज़ का है, तो वो इजीली दिखाई देता है सेल के अंदर। हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो भी यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट हैं, और मोस्टली वन न्यूक्लियस तो सबके अंदर प्रेजेंट ही होता है। जनरली एक न्यूक्लियस सारी हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी उनके अंदर जो सेप्टा है वो नहीं बनता है। बहुत सारी सेल्स जो होती हैं उन वो एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकती हैं, और वहाँ पर अगर डिवीज़न नहीं है तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सेल्स होती हैं उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और उसमें इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एब्सेंट किस में होता है? देखिए, मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स, मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि वेस्कुलर प्लांट्स कहे जाते हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, वहां पर फ्लोएम का एक पार्ट आपने पढ़ा होगा, सीव ट्यूब। जानते हैं हम लोग सीव ट्यूब, जो कि फूड को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स। तो ऐसी सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनके साइड में प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल्स। अब आपको याद आ गया होगा कि सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो गवर्न होती हैं किसके थ्रू? कंपेनियन सेल्स के थ्रू। तो सीव ट्यूब्स के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
अभी हम बात कर लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अभी तक हमने पढ़े हैं प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह से अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है और इन दोनों को मेम्ब्रेन्स को मिलाकर बन जाता है न्यूक्लियर एनवलप। यानी कि अगर न्यूक्लियस के पार्ट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनवलप की। और न्यूक्लियर एनवलप जैसा देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस का सबसे आउटर जो मोस्ट पार्ट होता है जो कि एक मेम्ब्रेन से बना होता है, और वो जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, लेकिन दोनों लेयर्स को मिला के उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, यानी एक कवर। न्यूक्लियस का जो कवर है वो न्यूक्लियर एनवलप कहलाता है। अब ये दो, क्योंकि देखिए इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो दो मेम्ब्रेन्स, ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें तो ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहा जाता है इसको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एंड इसकी जो डायमीटर होती है, या आप कहें कि इसका जो डिस्टेंस है या ये जो स्पेस है, ये 10 to 15 माइक्रोमीटर होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्मॉल पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये गैप दिखाई दे रहे हैं, ये मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, टूटी हुई होती है, बीच में से उसमें होल होते हैं और इन्हीं होल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो कि उसको स्केलेटल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसका एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ये राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हम बात आ जाते हैं वापस अपनी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर। तो न्यूक्लियर एनवलप जो है उसके बीच बीच में स्मॉल गैप्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी ये मार्क किया है। ये जो गैप्स होते हैं इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो एक्चुअल में न्यूक्लियर पोर्स क्या हो गए? न्यूक्लियर पोर्स हो गए स्मॉल पोर्स जो कि न्यूक्लियर एनवलप के बीच में प्रेजेंट होते हैं, या न्यूक्लियर एनवलप को के बीच में जो स्मॉल होल्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का देखिए मेन फंक्शन क्या है, क्यों है ये पोर्स? जिससे कि जो भी ये देखिए अगर हम यहाँ पर एक सेल की बात करें, मान लीजिए ये एक सेल है, तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो कनेक्शन है वो डेवलप करते हैं न्यूक्लियोपोर्स, यानी एक पैसेज है जिसके थ्रू जो भी साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जोड़ने वाला जो पैसेज है उसको हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोपोर्स आर द पैसेज through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions। RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अंदर और बाहर आराम से जा सकते हैं, यानी उनका मूवमेंट वहां से हो सकता है थ्रू द पोर्स। इसके अंदर जो फ्लूइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू। आइए हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जो एक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस एक्चुअल में एक राउंड डेंस बॉडी है सिर्फ, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यानी इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन
नहीं होती है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस से रिलेटेड होता है ये, आरएनए का यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई, यानी कि जिस तरह से हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं सेल के अंदर, उसी तरह से एक ही न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई भी डिफरेंट हो सकता है, और ये वेरी करता है, यानी नंबर जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कितना प्रोटीन, कितने अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कभी कभी 4 तक देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई का जो नंबर है वो वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो हमें देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोपोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियोलस। अब हम बात कर रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर धागे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्या कहलाता है? क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। और ये हाईली कॉइल्ड मटेरियल है जो कि किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे नीट में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए से बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन का टाइप हिस्टोन होता है, एंड कुछ अमाउंट नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी होता है, साथ में आरएनए का भी बना होता है। तो ये इसके पार्ट है। किस किस का बना होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड सम अमाउंट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये मोस्टली जब रेस्टिंग स्टेज में होती है सेल, उस वक्त ये हमको कैसा दिखाई देता है? कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप देखिए तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जो पूरी सेल के अंदर आपको दिखाई देता है, ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई देता है इस तरह का एक स्ट्रक्चर। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है तब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उस वक्त ये क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्रोमोजोम्स फॉर्म हो जाते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि हर स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फिक्स होते हैं, और ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बिकॉज दे कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। सेल के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल करते हैं और ये ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, यानी एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, या आप कहें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स पास ऑन होते हैं, हेरिडिटरी करेक्टर्स, उनको क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं और उन्हीं के थ्रू वो आगे जनरेशन में पास होते हैं। क्लियर? तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से बने? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा और अलग अलग क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड ये क्रोमोसोम पेयर्स आपको तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है, नहीं तो वो सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में आपको दिखाई देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं। तो देखिए जो भी सेल है ये उसके अंदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमेटिन मटेरियल इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो हर क्रोमोसोम जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ देखें आप, इसमें न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के, आरएनए, यानी कि जिससे क्रोमेटिन बना हुआ है तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स। अब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो देखिए ये क्रोमोसोम अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये क्रोमोसोम आपको इस तरह का दिखाई देता है। जो भी क्रोमोसोम होता है वो आपको इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके सेंटर में देखिए ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ से ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है और ये कहलाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की साइड में यहाँ पर 2 डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं इसकी साइड में, उनको हम कहते हैं काइनेटो
कोर्स, यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इजीली विजिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स का जुड़ाव होता है, वहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ जाता है। तो दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं सेंट्रोमियर के साइड में, उनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस है यहाँ पर, सेंट्रोमियर अलग है और काइनेटोकोर्स अलग होते हैं। ये इस तरह की डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सेंट्रोमियर के साइड में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से कौन जुड़े होते हैं? काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अब हर क्रोमोसोम जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर दो इसके पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो दो जो इसके आपको आर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब स्पिंडल फाइबर्स का क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं। वो आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, और उसके लिए आप मेरा एक वीडियो देखिए जिसमें हम माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर ये जो सेंट्रोमियर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बेसिस पर ये कहाँ पर प्रेजेंट है, या तो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, कभी कभी ये बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, कभी थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी इसकी पोजीशन के बेसिस पर सेंट्रोमियर किसी भी क्रोमोसोम में कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनके नाम है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह के दिखाई देते हैं और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मेटासेंट्रिक की। तो मेटासेंट्रिक जो होते हैं, तो यहाँ देखिए आप, ये दिस वन मेटासेंट्रिक इनको हम कह रहे हैं। तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, और इसकी वजह से ये जो आर्म्स होते हैं इसके, देखिए इसमें भी ये वाला जो आर्म है ये पी कहलाता है, अपर वाला इसको हम पी कहते हैं, और ये वाले जो है वो क्यू कहलाते हैं। पी एंड क्यू इक्वल होते हैं, दोनों आर्म्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है। उसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मिडिल में प्रेजेंट है तो वो मेटासेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, एम फॉर मिडिल, ऐसा याद कर लीजिए आप, इजी हो जाएगा। जब भी मिडिल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो दो इक्वल आर्म्स बन जाते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है क्रोमोसोम, और इसलिए उसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। अगर यही सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की साइड चला जाए, इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, एक आर्म जो होता है वो छोटा हो जाएगा और एक लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन को देखिए, अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा ऊपर की साइड में, तो इसमें एक आर्म शॉर्ट हो गया और एक आर्म लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक, जब भी सेंट्रोमियर स्लाइटली मिडिल से दूर चला जाता है, मिडिल से अबव साइड में शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से एक शॉर्टर एंड हो गया और एक लॉन्गर एंड हो गया, यानी कि दो आर्म बन गए उसमें, एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म, और इस तरह के उसको क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। क्लियर? आई थिंक डायग्राम से ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, मेटासेंट्रिक या एम फॉर मिडिल, जब भी सेंट्रोमियर मिडिल में प्रेजेंट होता है तो दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं किसी भी क्रोमोसोम के, उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। और अगर वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा अपर साइड में, थोड़ा सा दूर हट जाता है, तो एक आर्म छोटा हो जाता है और एक आर्म लॉन्ग हो जाता है। ये देखिए, एक लॉन्ग आर्म है, एक शॉर्ट आर्म है, और उसकी वजह से उसको कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है क्लोज टू द एंड। एक्रो क्लोज, आप इसको क्लोज से याद कर लीजिए, यानी एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू द एंड, एंड पर नहीं है बिल्कुल, उसके क्लोज है, एंड के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, तो यानी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गया वो। यहाँ पर देखें आप, यहाँ है ये, और ये और ऊपर चला गया, और ऊपर की साइड यहाँ पे चला गया, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक छोटा सा आर्म दिखाई दे रहा है आपको,
एंड एक बहुत लंबा आर्म दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। व्हेन सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, जब एंड के बहुत क्लोज होता है सेंट्रोमियर, उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो एक बहुत लंबा आर्म होगा और एक बहुत छोटा आर्म होगा। टीलोसेंट्रिक की बात कर लेते हैं। टेल का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो जब भी सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन में होते हैं, टर्मिनल का मतलब बिल्कुल एंड पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं, उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। यहाँ पर देखें आप इसको, टीलोसेंट्रिक, ये बिल्कुल एंड टॉप मोस्ट उस पर पहुंच गए हैं, तो सिर्फ दो बड़े बड़े आपको आर्म्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। कहाँ पहुंच गए वो, टर्मिनल एंड पे। टीलो, टर्मिनल स्पेलिंग एक जैसी है, वहां से आप याद करें इसको, टर्मिनल या टीलो। फिर हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या होता है, अभी तो हमने 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, तो सैटेलाइट इज अ डिफरेंट थिंग। सैटेलाइट एक्चुअल में क्रोमोसोम का टाइप नहीं है, ये एक तरह का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन सैटेलाइट इज ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ ही क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, सब में नहीं होता है, और वो फिक्स पोजीशन पे होता है। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो एक फिक्स पोजीशन पर होता है। यहाँ पर देखा, ये वाला क्रोमोसोम शोइंग सैटेलाइट रीजन, यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर प्रेजेंट है ऑलरेडी, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसके एंड पर, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है, और ये क्या होता है एक्चुअल में, ये सैटेलाइट कहलाता है। क्लियर, नॉन स्टेनिंग पार्ट है। सैटेलाइट क्यों कहलाता है, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम के टाइप्स हो गए। सैटेलाइट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। जस्ट लाइक किसी भी स्कूल के, जैसे आप कहें कि प्रिंसिपल होते हैं, या आप किसी कंपनी की बात करें तो वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं, इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेल का कंट्रोल सेंटर कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, चाहे वो एनाबॉलिक हों चाहे वो कैटाबॉलिक हों, उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस जो इनके अंदर प्रेजेंट है वो साइट होते हैं राइबोसोमल फॉर्मेशन के और प्रोटीन सिंथेसिस के। हेल्प करता है सेल डिवीजन में, और उसके साथ साथ हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, क्योंकि उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस यहाँ पर हम एंड ऑफ करते हैं। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। एनसीईआरटी की हर लाइन को यहाँ पर कवर किया गया है, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।